सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज़, यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है खेल प्रशिक्षकों को, यानी खेल में जो कोच होते हैं, जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1986 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोच को दिया जाता है वो शुरू हुआ था 1985 में। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो वो क्षेत्र है अर्थशास्त्र का। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो इसका सही जवाब है शांति के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो अमेरिका देश द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं ऑस्कर पुरस्कार को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत के क्षेत्र से। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन इन लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम 31 अक्टूबर के दिन हर साल एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। याद में रख लेना है 31 अक्टूबर के दिन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। हम हर साल राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी उसे स्वीकार किया गया था, उसे अडॉप्ट किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो वो है 2015 से। 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 24 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और वहीं हम अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो वो हम 15 मार्च को मनाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है वो हम मनाते हैं 23 दिसंबर के दिन। हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस हम 23 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस हम हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम हर साल 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अक्टूबर के दिन। हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर को। हम हर साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 4 फरवरी के दिन। 4 फरवरी को हम हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो वो एन एफ डी सी काम करता है भारतीय फिल्म उद्योग के लिए। अगला प्रश्न भारतीय कला और संस्कृति के विकास के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है ICCR। भारतीय कला और संस्कृति के विकास के लिए ICCR जो है वो राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न भारतीय संगीत और नृत्य का संरक्षण करने वाला संगठन कौन सा है? तो वो है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी है भारतीय संगीत और नृत्य का संरक्षण करने वाला संगठन। अगला प्रश्न है भारतीय शेयर बाजार का नियामक कौन है? तो वो है सेबी। भारतीय शेयर बाजार का नियामक जो है वो सेबी है। अगला प्रश्न है भारतीय बैंकों का नियामक कौन है? तो वो है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारतीय बैंकों का नियामक। अगला प्रश्न है ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा में। ILO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न है कि IMF में भारत की सदस्यता कब हुई? तो वो हुई 1945 में। IMF में भारत की जो सदस्यता है वो 1945 में हुई। अगला प्रश्न WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। WHO का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के अधिकार और कल्याण। यूनिसेफ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों के अधिकार व कल्याण। अगला प्रश्न है FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है रोम में। FAO का मुख्यालय स्थित है रोम शहर में। अगला प्रश्न मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है? तो वो है कोमल और नाजुक मुद्रा। मणिपुरी नृत्य की विशेषता है कोमल और नाजुक मुद्रा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसी नृत्य में किस देवता की भक्ति अधिक होती है? तो वो है कृष्ण देवता की। उड़ीसी नृत्य में कृष्ण देवता की भक्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तो वो उड़ीसी नृत्य माना जाता है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कथकली में मुख पर रंगमंच मुखौटा क्यों लगाया जाता है? तो वो नाटक की पहचान के लिए लगाते हैं। कथकली में मुख पर रंगमंचीय मुखौटा जो है वो नाटक की पहचान के लिए लगाते हैं। अगला प्रश्न कथक नृत्य की विशेषता क्या है? तो वह तीव्र और लयनात्मक चरण। तीव्र और लयात्मक चरण है कथक नृत्य की विशेषता। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किसके मंदिरों से जुड़ा है? तो वो तमिलनाडु के मंदिर से जुड़ा है। भरतनाट्यम नृत्य जो है वो तमिलनाडु के मंदिर से जुड़ा हुआ नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि बैसाखी किस राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है? तो वो पंजाब राज्य में। बैसाखी जो है वो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि चैत्र रंगोत्सव या होली किसके समय मनाई जाती है? तो वो फाल्गुन में। चैत्र रंगोत्सव और होली जो है वो फाल्गुन के समय में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जगन्नाथ के लिए। रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथ भगवान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला किस राज्य में होता है? तो वो राजस्थान राज्य में होता है। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि वाराणसी में प्रमुख मेला कौन सा होता है? तो वो होता है महाशिवरात्रि मेला। वाराणसी में प्रमुख मेला जो है वो वाराणसी महाशिवरात्रि का मेला है। अगला प्रश्न है कुंभ मेला हर कितने वर्ष में होता है?
तो वो 14 वर्षों में। कुंभ का मेला जो है वो हर 14 वर्षों में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध वायलिन किस संगीत में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। भारत में प्रसिद्ध वायलिन जो है वो कर्नाटक संगीत में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में ठुमरी और दादरा किस संगीत शैली के अंग है? तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय के। भारत में ठुमरी और दादरा जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के अंग है। अगला प्रश्न है कि भारत में आलाप किसका हिस्सा है? तो वो राग प्रस्तुति का हिस्सा है। भारत में आलाप जो है वो राग प्रस्तुति का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि भारत में तान किसके लिए प्रयोग होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राग की सजावट के लिए। भारत में तान जो है वो राग की सजावट के लिए प्रयोग में होती है। अगला प्रश्न, भारत में घूमर संगीत किस राज्य का लोक संगीत है? तो वो राजस्थान राज्य का। भारत में जो घूमर संगीत है वो राजस्थान राज्य का लोक संगीत है। अगला प्रश्न, भारत में भांगड़ा किस राज्य का लोक संगीत है? तो वो है पंजाब राज्य का। भारत में भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस प्रकार है? तो वो है सबसे प्रमुख सिद्धांत के नाम पर है जैन धर्म में अहिंसा का महत्व। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में सिंह और कौर का क्या अर्थ है? तो वो सिंह मतलब पुरुष, कौर यानी महिला। सिंह यानी पुरुष होता है, कौर और यानी महिला होता है। अगला प्रश्न कि बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है दुख, कारण, निषेध, निरोध और मार्ग। दुख, कारण, निरोध और मार्ग है बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराने धर्म कौन से है? तो वो है हिंदू धर्म। भारत में जो सबसे पुराना धर्म है वो है हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती किस धर्म का पर्व है? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म का। महावीर जयंती जो है वो जैन धर्म का पर्व है। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म का पर्व है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बौद्ध धर्म का पर्व है। अगला प्रश्न है, भारत का परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो वो थी फातिमा बीवी। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस थी फातिमा बीवी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ था CDOC में। CDOC में हुआ था भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत का पहला मैगजीन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का जो पहला मैगजीन था वो था बंगाल गजट, जो कि हफ्ते में निकलता था पेपर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ बॉम्बे। भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो ने। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि थर्मामीटर का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है गुटेनबर्ग ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया। अगला प्रश्न है, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है ओटिस नामक वैज्ञानिक ने किया था लिफ्ट का आविष्कार। अगला प्रश्न, कंपास का आविष्कार किसने किया? तो वो चीनी ने किया था कंपास का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है एलियास होवे। एलियास होवे नामक वैज्ञानिक ने किया था सिलाई मशीन का आविष्कार। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो वो क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर सोल्स ने किया है। अगला प्रश्न है, IPS का फुल फॉर्म क्या है?
तो वो है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला प्रश्न है आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस का फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगला प्रश्न है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है PIN पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं PDF को। अगला प्रश्न है कि SIM का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम का फुल फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो सही जवाब है 16। महाजनपदों की संख्या थी 16। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है राजगृह। मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सही जवाब है 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और फिर उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। वो हुआ था 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो वो था बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था बाबरनामा। अगला प्रश्न अकबर का गुरु कौन था? तो सही जवाब है बैरम खान। अकबर का गुरु था बैरम खान। अगला प्रश्न भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1829 में। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला प्रश्न सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो वो थे राजा राममोहन राय ने किया था सती प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो हुआ था 1856 में। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो है वो 1856 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? तो वो हुआ था 1843 में। दास प्रथा का जो अंत है वो है 1843 में हुआ। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने की। अगला प्रश्न पूर्ण जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो इटली में हुई थी। पूर्ण जागरण की जो शुरुआत है वो इटली में हुई थी। अगला प्रश्न मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था मोनालिसा का चित्र। अगला प्रश्न आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो वो गुटेनबर्ग ने किया था। आधुनिक मुद्रण कला का जो आविष्कार है वो गुटेनबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है
प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने शुरू किया? तो वो है मार्टिन लूथर ने शुरू किया था प्रोटेस्ट आंदोलन। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कोपरनिकस को कहा जाता है, याद में रख लेना है। वैज्ञानिक क्रांति का जो जनक है वो कोपरनिकस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी इंग्लैंड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में से रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है वो है अनुच्छेद 19 में। अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है वो है 23 से 24। 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है वो है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 25-28 में दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25-28 अनुच्छेद में दिया है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो 23-24 में है, याद में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वह है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक जो थे वो थे वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? तो वो कृषि के क्षेत्र से मिलता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है वो कृषि के क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे अधिक योगदान कब से हुआ? तो वह 1991 से, याद रखना है, 1991 से सेवा क्षेत्र में GDP का सबसे अधिक योगदान है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो वो है 1991 में हुई नई आर्थिक नीति लागू। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो वह है दिहांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन का डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना हुआ है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ डेल्टा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वह है मौसिनराम जगह पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान राज्य में। थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे कहते हैं ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, जापान को कितने प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है? तो वो है
चार चार द्वीपों का देश कहा जाता है जापान देश को। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है, नहीं गुजरती। याद में रखना है कि भूमध्य रेखा जो है वो कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो वो है 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब है यूरोप। कर्क रेखा जो है वो यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना है? तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल में, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला प्रश्न दाब का सूत्र क्या है? तो वो होता है बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है दाब का सूत्र। अगला प्रश्न है द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है गहराई पर। द्रव में दाब जो है वो गहराई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो उछाल बल से संबंधित है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो उछाल बल से संबंधित है। नेक्स्ट घर्षण बल का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है गति कम करना और गति रोकना। तो बी और सी दोनों हो जाएंगे कि गति कम करना और गति रोकना है घर्षण बल का कार्य। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो वो है 7। आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है। अगला प्रश्न आवर्त सारणी में कुल कितने समूह यानी ग्रुप्स है? तो वो टोटल 18 है। आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप्स है, ये वाले है ग्रुप्स, तो ये टोटल है 18। अगला प्रश्न है क्षार धातुएं किस समूह में आती है? तो वो समूह 1 में आती है, यानी ग्रुप 1 में आती है क्षार धातुएं, जैसे ये वाले हो गए। नेक्स्ट हैलोजन किस समूह में होते हैं? तो वो होते हैं 17वें नंबर में। हैलोजन जो है वो 17वें नंबर यानी इस ग्रुप में होते हैं हैलोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती है? तो इसका सही जवाब है 18 में। निष्क्रिय गैसें जो है वो 18वें नंबर पर आती है, याद में रखना ये वाला, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की गैसें जो है वो निष्क्रिय गैसें है जो 18वें नंबर के ग्रुप में आती है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वह है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो होता है फ्लोरीन तत्व। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरीन का रंग कैसा होता है? तो वो होता है हरा। क्लोरोफिल का जो रंग है वो हरा होता है। अगला प्रश्न है श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़े। मानव शरीर में श्वसन का जो मुख्य अंग होता है वो होता है फेफड़ा। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु होता है, इसलिए उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जो चेम्बर है वो होते हैं टोटल 4 चेम्बर, याद में रख लेना है। टोटल 4 चेम्बर है, ये है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ऐसे 4 चेम्बर होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट है कि ROM रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी। रॉम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है रॉम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो एक स्थायी मेमोरी होती है रॉम। नेक्स्ट कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं मशीन भाषा। कंप्यूटर को निर्देश करने वाली जो भाषा है वो
मशीन भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है कि उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो होती है सी भाषा, वो होती है उच्च स्तरीय भाषा सी भाषा। अगला प्रश्न है सी भाषा के जनक कौन है, तो वो है डेनिस रिची। सी भाषा के जनक है डेनिस रिची। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई थी 1975 में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में एम्पायरों की संख्या कितनी होती है, तो वो है 2। फील्ड पे 2 एम्पायर होते हैं। नेक्स्ट है पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता, तो वो था वेस्ट इंडीज ने। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीता था। अगला प्रश्न है हॉकी का मैदान किस प्रकार का होता है, तो वो होता है सिंथेटिक। हॉकी का जो मैदान है वो सिंथेटिक होता है। अगला प्रश्न है भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1983 में। भारत ने अपना जो पहला विश्व कप है वो 1983 में जीता था कपिल देव की कैप्टनसी में। अगला प्रश्न हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास। याद रखना है महाभारत के रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता कौन है, तो वो है वाल्मीकि। रामायण किसने लिखा है, तो वो वाल्मीकि जी ने लिखा है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो है चाणक्य यानी कौटिल्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, वो है अर्थशास्त्र के लेखक। नेक्स्ट मेघदूत के रचयिता कौन है, तो वो है कालिदास। मेघदूत के रचयिता है कालिदास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है कालिदास। नेक्स्ट है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है वानभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक है वानभट्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है खेल के क्षेत्र से। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल के क्षेत्र से, और अर्जुन पुरस्कार जो है वो दूसरे नंबर का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सही जवाब है वो खेल के क्षेत्र में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था, तो वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर उसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। सो गाइस आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।